भगवान शिव और माता पार्वती का लौकिक निवास स्थान माना जाने वाला कैलाश मानसरोवर तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र मानसरोवर झील और 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत स्थित है। साल 2026 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और चीनी अथॉरिटी के नए अपडेट्स के बाद इस यात्रा के रूट्स, नियमों और खर्चों में बड़े बदलाव हुए हैं। इस यात्रा को आप मुख्य रूप से 2 तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित आधिकारिक रूट और दूसरा नेपाल के रास्ते प्राइवेट ऑपरेटर्स का रूट। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के आधिकारिक विदेश मंत्रालय वाले रूट की। यह यात्रा मुख्य रूप से 2 रास्तों से आयोजित होती है, उत्तराखंड का लिपुलेख पास रूट और सिक्किम का नाथुला पास रूट। साल 2026 में BRO ने लिपुलेख रूट को बहुत शानदार ढंग से अपग्रेड कर दिया है, जिससे धारचूला से लिपुलेख बॉर्डर तक का पुराना 50 किलोमीटर का बेहद कठिन पैदल ट्रैक अब पूरी तरह से गाड़ी चलने लायक पक्की रोड में बदल चुका है। विदेश मंत्रालय का यह रूट पूरी तरह से लॉटरी यानी कंप्यूटर ड्रा सिस्टम पर आधारित होता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें आमतौर पर जनवरी से मई के बीच ओपन होती हैं। इस रूट पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उन्हें दिल्ली तथा धारचूला या गुंजी बेस कैंप में बहुत ही कड़े मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे पास करना अनिवार्य है। अगर आपका नाम सरकारी लॉटरी में नहीं आता है या आप बिना किसी मेडिकल कतार के निश्चित तारीखों पर जाना चाहते हैं, तो नेपाल का प्राइवेट रूट आपके लिए सबसे व्यावहारिक तरीका है। नेपाल के रास्ते 2 मुख्य ऑप्शंस मिलते हैं। पहला काठमांडू से केरुंग बॉर्डर होते हुए पूरी तरह सड़क मार्ग का रूट, जिसमें लगभग 14 दिन लगते हैं। दूसरा सबसे तेज और आरामदायक रूट है नेपालगंज और सिमिकोट होते हुए हिल्सा बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर का सफर, जिससे यात्रा मात्र 9 से 11 दिनों में सिमट जाती है। इस प्राइवेट रूट के लिए चीनी दूतावास के नियमों के अनुसार आपको काठमांडू में 2 से 3 दिन रुककर अपना बायोमेट्रिक्स और ग्रुप वीजा प्रोसेस करवाना होता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ट्रैवल एजेंसी उठाती है। अब बात करते हैं यात्रा के सबसे मुख्य और कठिन हिस्से यानी कैलाश परिक्रमा की, जिसे कोरा भी कहा जाता है। मानसरोवर झील में पवित्र स्नान और पूजा करने के बाद सभी यात्री कैलाश पर्वत के बेस कैंप दार्चेन पहुंचते हैं। यहां से 52 किलोमीटर लंबी मुख्य परिक्रमा शुरू होती है, जिसे पूरा करने में 3 दिन का समय लगता है। परिक्रमा का पहला दिन दार्चेन से डेरापुक तक लगभग 12 किलोमीटर का होता है, जो सामान्य चढ़ाई वाला है। दूसरा दिन सबसे कठिन और खतरनाक माना जाता है, जहां आपको डेरापुक से डोलमा ला पास होते हुए जुथुलपुक तक लगभग 22 किलोमीटर चलना होता है। डोलमा ला पास समुद्र तल से 5630 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां हवा बहुत पतली होती है और रास्ते में ही पवित्र गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। तीसरा दिन जुथुलपुक से वापस दार्चेन तक का लगभग 10 किलोमीटर का आसान रास्ता होता है। जो लोग शारीरिक रूप से इतने ऊंचे पहाड़ पर चलने में असमर्थ हैं, वे दार्चेन में ही चीनी युआन या अमेरिकी डॉलर देकर अपने लिए निजी टट्टू और पोर्टर किराए पर ले सकते हैं। रहने, खाने और मौसम की व्यावहारिक जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। तिब्बत के इस पूरे पठारी इलाके में कड़ाके की ठंड होती है और मौसम पल भर में बदल जाता है। आपके पास हाई क्वालिटी के थर्मल इनर्स, डाउन जैकेट्स, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, सनग्लासेस और क्रेन स्पाइक्स होने ही चाहिए। दार्चेन को छोड़कर पूरे परिक्रमा मार्ग यानी डेरापुक और जुथुलपुक में होटल जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। वहां आपको बेहद साधारण मडहाउस या टिनशेड वाली धर्मशालाओं में रुकना पड़ता है, जहां टॉयलेट की सुविधा भी बहुत बेसिक या ओपन होती है। खाने के मामले में भारतीय एजेंसियों के अपने महाराज साथ चलते हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं। साल 2026 के नए चीनी नियमों के तहत कुछ जगहों पर प्राइवेट किचन पर पाबंदी लगाकर फिक्स्ड स्टेट कैटरिंग लागू की गई है, जिसकी वजह से खाने की व्यवस्था वहां की लोकल अथॉरिटी के नियमों के हिसाब से देखनी होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक सफर नहीं बल्कि मानसिक तैयारी का भी इम्तिहान है। इतनी अधिक ऊंचाई पर जाने से पहले आपको कम से कम 3 महीने पहले से कार्डियो एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग और प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने से पहाड़ों पर सांस फूलने की समस्या काफी कम हो जाती है। चीनी अथॉरिटी किसी भी ऐसे यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं देती जिसके मेडिकल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन का स्तर सही न हो, इसलिए अपनी फिटनेस पर पहले दिन से ध्यान दें।
काठमांडू पहुंचने के बाद प्राइवेट रूट वाले यात्रियों को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन को कैलाश यात्रा की शुरुआत का एक बेहद शुभ और जरूरी हिस्सा माना जाता है। यहाँ रुद्राभिषेक और संकल्प पूजा कराने के बाद ही एजेंसी आपको नेपालगंज के लिए रवाना करती है। नेपालगंज भारत के रुपईडीहा बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इसलिए उत्तर भारत के कई यात्री सीधे लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा नेपालगंज पहुंचकर अपना काफी समय और पैसा बचा लेते हैं। नेपालगंज से सिमिकोट की उड़ान पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। सिमिकोट समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, जहां केवल छोटे ट्विन ओटर विमान ही लैंड कर सकते हैं। कई बार खराब मौसम या तेज हवाओं के कारण यात्री यहां 2 से 3 दिनों तक फंस जाते हैं। इसलिए अपने प्लान में हमेशा 2 दिन का बफर टाइम यानी एक्स्ट्रा समय लेकर चलें, ताकि फ्लाइट लेट होने पर आपका तिब्बत साइड का वीजा ग्रुप खराब न हो। सिमिकोट से हिल्सा तक का सफर छोटे चॉपर यानी हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाता है। हिल्सा नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर पॉइंट है, जहां एक छोटी सी लटकती हुई नदी का पुल दोनों देशों को अलग करता है। पुल पार करते ही आप तिब्बत में प्रवेश करते हैं, जहां चीनी इमिग्रेशन अधिकारी आपकी उंगलियों के निशान और वीजा की कड़ाई से जांच करते हैं। यहां से आपको चीनी लग्जरी बसों में बिठाया जाता है, जो आपको सीधे तकलाकोट शहर ले जाती हैं। तकलाकोट को पुराना पुरंग भी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 3900 मीटर ऊपर है। ऊंचाई के साथ शरीर को ढालने के लिए चीनी नियम के मुताबिक हर यात्री को यहां 2 रातें बिताना अनिवार्य है। तकलाकोट में अच्छे आधुनिक होटल्स, चीनी बाजार और मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं। यहां आपको अपने शरीर को भरपूर आराम देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी AMS का शिकार होने से बच सकें। तकलाकोट से निकलने के बाद सबसे पहला दीदार पवित्र मानसरोवर झील का होता है। मानसरोवर का साफ नीला पानी और उसके पीछे खड़े विशाल कैलाश पर्वत को पहली बार देखना एक ऐसा अलौकिक दृश्य है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। झील की परिधि लगभग 88 किलोमीटर है, जिसे बस द्वारा तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मान्यता है कि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था और रात के ब्रह्मा मुहूर्त में यहाँ देवता स्नान करने आते हैं। मानसरोवर झील के बिल्कुल पास ही राक्षसताल स्थित है, जिसे रावण का तपस्या स्थल माना जाता है। मानसरोवर का पानी जहाँ बिल्कुल शांत और मीठा है, वहीं राक्षसताल का पानी खारा और अशांत रहता है। चीनी लोक कथाओं और भारतीय शास्त्रों के अनुसार इस झील के पानी को छूना वर्जित माना जाता है, इसलिए बस केवल इसके किनारे से होकर गुजरती है। राक्षसताल की लहरें और उसका गहरा नीला रंग देखने में बेहद डरावना और सुंदर दोनों लगता है। मानसरोवर के तट पर टेंट या स्थानीय गेस्ट हाउस में रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। कई श्रद्धालु झील के ठंडे पानी को अपने सिर पर छिड़क कर पवित्र होते हैं। साल 2026 के नए चीनी सुरक्षा नियमों के तहत झील के मुख्य पानी के अंदर सीधे उतरकर नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ताकि पानी की शुद्धता बनी रहे। आप केवल बाल्टी में पानी बाहर निकालकर तट पर ही स्नान कर सकते हैं। मानसरोवर से आगे बढ़कर सभी बसें दार्चेन पहुंचती हैं, जो कैलाश पर्वत का बेस टाउन है। दार्चेन में तिब्बती दुकानें हैं, जहां से आप लाठी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और परिक्रमा के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। यदि आपके पास चीनी करेंसी यानी युआन खत्म हो गई है, तो दार्चेन के लोकल बैंक में आप अपने डॉलर को एक्सचेंज करा सकते हैं। परिक्रमा पर जाने से पहले अपना सारा भारी बैग होटल में ही छोड़ दें और केवल एक छोटा बैकपैक साथ रखें। परिक्रमा के पहले दिन दार्चेन से यमद्वार तक बस द्वारा पहुंचाया जाता है। यमद्वार को जीवन और मृत्यु का द्वार माना जाता है, जहां से परिक्रमा की औपचारिक शुरुआत होती है। जो लोग घोड़े या पोर्टर लेना चाहते हैं, उन्हें इसी पॉइंट पर चीनी अधिकारियों द्वारा अलॉट किए गए घोड़े मिलते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का मोल तोल नहीं चलता। चीनी सरकार द्वारा तय की गई फिक्स्ड रेट लिस्ट के हिसाब से ही आपको पेमेंट करना होता है। यमद्वार से डेरापुक तक का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और यह पूरी तरह से समतल घाटी के बीच से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको लगातार कैलाश पर्वत का पश्चिमी मुख दिखाई देता है, जो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल शिवलिंग सीधा आसमान को छू रहा हो। रास्ते में कई छोटी बौद्ध मोनेस्ट्रीज भी आती हैं।
डेरापुक पहुंचते ही आपको कैलाश पर्वत का सबसे साफ और भव्य उत्तरी मुख दिखाई देता है, जिसे देखकर श्रद्धालु भावुक हो जाते हैं। डेरापुक की रात सबसे ठंडी होती है, जहां तापमान अक्सर -10 डिग्री तक गिर जाता है। सुबह उठकर कैलाश पर्वत के ऊपर पड़ने वाली सूर्य की पहली किरण यानी गोल्डन कैलाश का नजारा देखना इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। सूर्य की रोशनी से पूरा पहाड़ सोने की तरह चमकने लगता है। इस अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद करने के बाद यात्रा के सबसे कठिन दिन यानी दूसरे दिन की शुरुआत होती है। दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे ही हो जाती है, क्योंकि डोलमाला पास को दोपहर 12 बजे से पहले पार करना जरूरी होता है। उसके बाद वहां भयंकर बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। डेरापुक से डोलमाला पास की चढ़ाई बेहद खड़ी और पथरीली है, जहां एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ता है। डोलमाला टॉप पर हजारों तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स बंधे हुए हैं, जो इस जगह को बेहद पवित्र लुक देते हैं। पास पार करते ही नीचे की तरफ बिल्कुल पन्ने जैसी हरी गौरी कुंड झील दिखाई देती है। डोलमाला पास से नीचे जुतुलपुक का रास्ता काफी ढलान वाला और पत्थरों से भरा है, जहां घुटनों पर बहुत दबाव पड़ता है। जुतुलपुक का मतलब होता है चमत्कारी गुफा, जहां बौद्ध संत मिलारेपा ने ध्यान लगाया था। जुतुलपुक में रात बिताने के बाद तीसरे दिन का रास्ता बहुत ही सरल और सीधा है, जिसे 3 घंटे में पूरा करके सभी यात्री वापस दार्चेन पहुंच जाते हैं, और इस तरह कैलाश मानसरोवर की यह कठिन महापरिक्रमा पूरी होती है। आखिर में साल 2026 के हिसाब से इस पूरी महायात्रा के प्रति व्यक्ति कुल खर्च और बजट का पक्का विवरण समझ लेते हैं। लिपुलेख पास रूट यानी भारत सरकार वाले रूट का कुल सरकारी खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 2,09,000 रुपए आता है, जिसमें दिल्ली के मेडिकल टेस्ट्स और तिब्बत साइड का पेमेंट शामिल होता है। नेपाल केरुंग बॉर्डर रूट से जाने का पैकेज प्रति व्यक्ति लगभग 2,04,000 रुपए से 2,40,000 रुपए के बीच बैठता है। नेपाल हेलीकॉप्टर रूट से जाने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 2,65,000 रुपए से 3,50,000 रुपए तक जाता है। इसके अलावा आपको घोड़े और कुली के लिए लगभग 20,000 रुपए और पर्सनल दवाइयों तथा इमरजेंसी इंश्योरेंस के लिए 15,000 रुपए का बजट अलग से रखना होगा। अगर इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के रजिस्ट्रेशन, नए वीजा नियमों, तैयारी के फिजिकल वर्कआउट या रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल बाबा बर्फानी के इस सबसे पावन धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं। दुनिया भर की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक यात्रा जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।